पिछले क्लास में होंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो व्यक्तित्व क्यों समझे थे, चुनौती क्यों समझे थे, ताकि हमको पता चल सके कि क्या क्या 1500 कब से हुमायूं कब सत्ता में हासिल हुआ, कब ये बना, सुल्तान बना। 1530 से कब तक, 55 तक हम उसकी कहानी देखने वाले हैं, यानी भारत की राजनीति में हुमायूं। पृष्ठभूमि आपको पता है वो कैसा व्यक्तित्व का है, यह भी आपको पता है कि उसके समक्ष कितना बड़ा चुनौती है। शेर शाह, गुजरात का बहादुर शाह, इधर राजपूत, इस तरह की चुनौतियां उसके सामने है। अब उन्हीं चुनौतियों पर बात करते हैं और उन चुनौतियों पर कैसे हुमायूं के द्वारा विजय हासिल किया जाता है, वही है हुमायूं का पॉलिटिकल कैरियर या राजनीतिक जीवन। किसी भी अगर लोकतांत्रिक शासन में देखा जाए तो किसी भी लोकतांत्रिक शासन का या किसी भी लोकतांत्रिक शासन में किसी राजनीतिक दल का उपलब्धि क्या होता है, चुनाव में विजय हासिल करना। राजनीतिक दल का माइक ऑफ करो अपना, कौन माइक ऑन किया है? तो लोकतंत्र कोई अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज, ऑडियो ऑन है। तो किस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किसी भी दल का जो राजनीतिक परीक्षण होता है या परीक्षा होता है वो होता है चुनाव में विजय हासिल करना। अगर चुनाव में विजय हासिल कर देता है दिन वो सफल राजनीतिक पार्टी हो जाता है और वो शासन या सरकार में शामिल हो जाता है और सरकार और सत्ता का भोग करता है। इसी तरह से राजतंत्रीय शासन प्रणाली में किसी भी राजवंश के सक्सेसर को, उत्तराधिकारी को, जिसको बादशाह या सुल्तान या राजा बनना है, उसको युद्ध के माध्यम से क्षेत्रीय राज्यों पर अपनी प्रभुसत्ता। ज्योति माइक ऑफ करो, ज्योति कौन है इसमें? ज्योति प्लीज, हाँ आदर्श, ठीक है। तो माइक अपना अपना ऑफ कर लीजिए आप लोग। तो लोकतंत्र में जहां पे चुनाव के द्वारा सरकार सत्ता हासिल किया जाता है, वहीं राजतंत्र में हम क्या करते हैं, युद्ध करके दूसरे राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तब जाकर के हमारी सिद्धि होती है कि हम राजनीतिक रूप से परिपक्व हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब हुमायूं के सामने भी यही समस्या है, हुमायूं को भी यही साबित करना है। तो उसके सामने चुनौती क्या है पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। हुमायूं बैठा है आगरा में, इसकी दो राजधानी है, पहला आगरा और दूसरा दिल्ली। अब एक एक करके हम हुमायूं की राजनीतिक विजय की बात करते हैं। समझ लो ये लोकतंत्र का चुनाव है। अलग अलग राज्यों में जैसे बीजेपी है, बीजेपी गुजरात से शुरू की और कहां पहुंच गई। नरेंद्र मोदी अपना पॉलिटिकल करियर गुजरात से शुरू किया, आज दिल्ली तो पहुंच के पूरे भारत में हुकूमत कर रहे हैं और आज ग्लोबल लीडर, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर बने हुए, टॉप में 1। सोचो, यही पॉलिटिकल करियर है। देन हुमायूं भी अपना शुरू किया पॉलिटिकल करियर सुल्तान या बादशाह के रूप में 1530 से। अब एक एक करके वो क्षेत्रों को विजय हासिल करना शुरू कर रहा है। इसकी जिंदगी जो है अजब तरह की है। दरअसल यहाँ पे हम इसको बार बार राहुल गांधी के बारे में जिक्र करते हैं कि इसका व्यक्तित्व तो थोड़ा सा राहुल गांधी से भी मिलता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 1530 से लेकर के अगर आप देखें तो 1536 तक इसका जीवन अच्छा रहा। इसलिए अच्छा रहा क्योंकि ये छोटे छोटे राज्यों को विजित करता चला गया। ये गुजरात, ये बिहार, इस तरह से छोटे छोटे राज्यों को, इधर बुंदेलखंड, इस तरह से राज्यों को विजिट करता बेचारा चला गया। जैसे 2019 के या विधानसभा का जब चुनाव होता है तो राहुल गांधी की कहीं कहीं सरकार बन जाती है। जैसे कांग्रेस में बने, राजस्थान में बन गया, एमपी में बन गया था, छत्तीसगढ़ में बना था। तो क्षेत्रीय या राज्य विधानसभा के चुनाव में उसको विजय मिल गया। अब विजय मिल गया तो ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली फतह कर लेगा, लोकसभा के चुनाव में भी बहुमत ले आएगा। तो इसके साथ भी यही हुआ। 1530 से 36 तक हुमायूं ने छोटे छोटे राज्यों पर विजय हासिल कर ली, लेकिन असली समस्या तब आया जब इसका पंगा पड़ा बिहार के शेरशाह से। अब यहां से इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। अब समझ लो यहाँ पे शेरशाह को नरेंद्र मोदी, इधर राहुल गांधी। अब इतना विराट पुरुष और दूसरी तरफ ये। अब शेरशाह स्ट्रगल करके बना था
और ये एयर ड्रॉप थे। पिता के कैसा व्यक्तित्व, कैसा चरित्र वाले थे, आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपको पता है। चलिए अब देखते हैं इनके राजनीतिक विजय की कहानी। इनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है सबसे पहले अपने परिवार से ही। हुमायूं का पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है सबसे पहले अपने परिवार से। कैसे? सबसे पहले ये क्या करते हैं कि अपने भाइयों के बीच में अपने राज्य की बंटवारा कर देते हैं। जो इन्होंने बाबर से हासिल किया था राज्य, उसको अपने भाइयों के बीच में बांट देते हैं। अपने भाई कामरान को ये का, हाँ बोलो, हेलो, कौन है? ये कौन बोल रहा है? अच्छा, प्रीति बाबू लेट से आई है तो हमको लगता है शायद 10 मिनट पहले ही क्लास शुरू हुआ है। अब नहीं हो सकता, फिर हम लोग छूट जाएंगे। आज भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा बच्चा। आपको वीडियो मिल जाएगा पोर्टल पे, ठीक है? हाँ ठीक है, हिस्ट्री के ग्रुप पर ही डाल देंगे, ठीक है? अभी धीरज से सुन लो, नहीं तो फिर आज अनकंप्लीट हो जाए। अभी तो लिंक भेजा गया है। आप लोग लेट से ज्वाइन करते हैं तो फिर मिस हो जाता है, तो फिर मेरा क्लास लगा देते हैं। क्या चीज का क्लास सर? अच्छा, कोई कि जिसके पास लिंक है भेज दो भाई, हमारे पास तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे पास नहीं है, जिसके पास है वो प्लीज शेयर कर देना, ठीक है? तो सबसे पहले ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। जब क्लास खत्म हो जाएगा तो 10 मिनट उसी के लिए, इसके बाद भी आप लोगों का क्लास है। ये देखो लिंक भेज दिया, कमल भेज दिया लिंक, ले लो आप लोग, ठीक है? अब ये व्हाट्सएप में जुड़ने का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है। हाँ, पीडीएफ फॉर्म में कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा क्लास पीडीएफ फॉर्म में नहीं होता है, मेरा क्लास लाइव होता है। जो हम बोल रहे हैं वही दिमाग में बैठाते चलो। बाकी और आपको जो बुक मिला हुआ ना पाठशाला की ओर से, ठीक है, आ जाएगा। तो जो भी आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स अलग से मिलेगा। हम ये बहुत अच्छा है, हैंड टू हैंड कर रहे हो तो और क्या चाहिए, ठीक है? हाँ, तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। बाकी तो किताब दुनिया भर का है, नोट्स दुनिया भर का है, सब आपको मिल जाएगा। मार्केट में नोट्स का कमी थोड़े ना है बच्चा, एक खोजो 1000 मिल जाएगा। टिप पे नोट्स मिलता है आजकल तो नोट्स, अपना नोट्स तुम अपना देख लो, मिल जाएगा बहुत सारा। हम पीडीएफ में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेरा टाइम वेस्टिंग हो जाता है, और हम लोग थोड़ा सा बेवकूफ टाइप के मास्टर हैं। ज़्यादा टेक्निकल हम लोग को नॉलेज नहीं है कि बैठ के कंप्यूटर पर पीडीएफ बनाए और पीपीटी बनाए, उसमें टाइम वेस्टिंग हो जाता है। आधा घंटा का काम हमसे 3 घंटा में भी नहीं होता, इसलिए वो सब काम नहीं करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू हुआ। माइक ऑफ कर लो प्लीज। हाँ, माइक सभी लोग अपना अपना म्यूट रखे। तो कैसे शुरू हुआ था? इनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत घर से ही शुरू हुई, क्योंकि सबसे पहला चुनौती घर में ही, घर विजय तो दुनिया विजय। तो इन्होंने दुनिया को विजय करने से पहले घर को विजित करने का सोचा। दूसरी ओर ये अपने भाई के प्रेमी हैं, भाई के लिए बहुत, परिवार के लिए बहुत। गुड इवनिंग क्लास में प्लीज, गुड इवनिंग, यस सर, हेलो सर कहने की जरूरत नहीं है। शुरू में ये सब होता है, बाद में तुम लोग इस बीच बीच में टोका मत करो। आज संकल्प नहीं आया है, संकल्प। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने अपना, आप लोग बीच में अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आज क्लास खत्म होगा। अगर बार बार बीच में टोकेंगे तो फिर आपका ये आज भी नहीं कंप्लीट हो गए। हाँ, कैसे म्यूट होगा? हम इसलिए नहीं करते हैं ताकि सबका भी अगर क्वेश्चन पूछना होगा कोई, ठीक है, सभी लोग समझदार हैं, म्यूट करने का जरूरत नहीं है। हाँ करना है तो हाँ बोलो।
लास्ट में हम ये बता रहे थे कि पिछले बार अब हम लोग हुमायूं क्या किया था, कैसे पॉलिटिकल करियर अपना शुरू किया, वो बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल करियर यानी कि राजनीति, सत्ता में आने के बाद इसने कौन सी नीति अपनाई या कौन सा नीति अपनाने का प्रयास किया जिससे ये मुगल बादशाह बने रहे, भारत में इसकी धाक बने रहे। यानी राहुल गांधी दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है, ये समझ लो। आज भी राहुल गांधी क्या करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है अगला बच्चा, क्यों कर रहा है? वही राजनीति के लिए, ताकि जनता, क्योंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में भीड़ तंत्र काम आता है, तो जितना ज्यादा भीड़ जुड़ेगा उससे उसको सत्ता हासिल होगा। अब उसी सत्ता को हासिल करने के लिए हुमायूं क्या क्या कर रहा है, तो ये राजतंत्र है, तो राजतंत्र में क्या चलता है, बाहुबल और बुद्धिबल, ये दोनों ही इसके पास नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि मेरे पास है। तो अब ये पॉलिटिक्स अपना शुरुआत करता है अपना घर से, तो घर से समस्या, जो घर जीता वो दुनिया जीता। तो इसने घर जीतने के लिए क्या किया कि काम अपने जो बाबर के द्वारा जो राज्य दिया गया था इसको, जो उत्तराधिकार में इसको जो राज्य मिला था, उसने अपने भाइयों के बीच में बांट दिया कि भाई तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, अपना अपना राज्य संभालो, हम अपना दिल्ली देख रहे हैं और भारत को विजय करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने मुगल साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने कामरान को बांट दिया, काबुल और कंधार, यानी अफगानिस्तान का वो क्षेत्र जो मुगलों का मूल राज्य था, जिस पर अधिकार करके बाबर ने भारत की फतह की थी, मिर्जा से बादशाह बना था। तो कामरान को दे दिया काबुल कंधार, अस्करी को दे दिया संभल का क्षेत्र, और एक भाई बचा हिंदाल, तो हिंदाल को भी इसने बांट दिया मेवात का राज, ये पश्चिमी यूपी में है। इसमें मुख्यतः गुड़गांव, आगरा, मथुरा, इस तरह के क्षेत्र, अलवर, इस तरह के क्षेत्र शामिल है। ये क्षेत्र दे दिया अपने छोटे भाई हिंदाल को। तो इस तरह से इसने अपने परिवार का जो द्वंद्व था, असंतोष, राजनीति को, सत्ता को लेकर के मोह, वो दे करके शांत करने की कोशिश की। प्लस इसके जो अपने विरोधी थे, जैसे इसके फूफा जी, उनको भी कुछ नहीं किया, उनको रहने दिया। दूसरा, इसका जो प्रधानमंत्री था महमूद खलीफा, उसको प्रधानमंत्री बने रहने दिया। यानी अपने आसपास के जो लोग थे उसने सबसे पहले यह किया कि उनको संतुष्ट रखा कि भैया आप लोग शांति से रहिए, हमको परेशान मत कीजिए, अगर आप लोग परेशान नहीं करेंगे तो हम कुछ आगे बेहतर कर सकेंगे। तो सबको उपहार दे दिया, सबको दे दिया मेवा खाइए अपना। लेकिन ये सब के सब आपको पता है ये गद्दार हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। हमेशा हुमायूं के साथ धोखा होता रहा था और ये बेचारा धोखा खाते रहेगा, फिर भी उस पर लिहाफ चढ़ा करके मैटर को दबाने की कोशिश करेगा। जैसे घर के बुजुर्ग या घर के गार्जियन करते हैं, अपने बच्चे को गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं कि आगे नहीं करेगा, तो हुमायूं बेचारा वही कर रहा था। तो पहला समस्या इसने अपने घर की समाधान कर ली, राज्य का बंटवारा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं सोचा कि भैया चलो हम दे दिए, अपने भाइयों को बांट दिए, सभी अधिकारियों को ये कर दिए, कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन बात ऐसा नहीं था। हुमायूं के भाई, तीनों के तीनों भाई आजीवन बेचारा का खिलाफ रहे, आजीवन इसके खिलाफ गद्दारी करते रहे। शुरुआत यहीं से हुआ है। इसको सबसे पहले जो चुनौती भी मिला इसके परिवार से ही मिलना शुरू हुआ। इधर जो कामरान बैठा हुआ अफगानिस्तान में, ये क्या किया कि इधर विद्रोह कर दिया। अब देखिए इसका राजनीतिक समस्या कहां से शुरू हुआ है। अब इससे बेचारा निपटते 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 यहां से निपटना शुरू करेगा, यहां तक पहुंचेगा बिहार, बंगाल। और जब बंगाल से वापस आएगा तो इसका राजनीतिक करियर आप समझ लो कि पतन की ओर शुरू हो गया। यहां से शुरू करेगा तो यहां तक ये समझ लो कि ये थोड़ा सा सक्सेस की ओर जा रहा है। जब वापसी आएगा, ये बंगाल से वापस होगा तो सारा कर्मकांड जितना उपलब्धि है बंगाल में धरे के धरे रह जाएगा और यहां से इसका डाउनफॉल या पतन शुरू हो जाएगा। वही बात हम लोग करने वाले हैं। तो इसकी राजनीतिक चुनौती या संघर्ष का दौर शुरू होता है, किया जाता है उसके भाई के द्वारा ही, कामरान के द्वारा ही। कामरान क्या करता है कि काबुल और कंधार में पहले विद्रोह कर देता है और बढ़ करके पंजाब में पहुंच जाता है। और पंजाब में लाहौर और पेशावर वाला क्षेत्र जो हुमायूं के नियंत्रण में था, उसके प्रतिनिधि के नियंत्रण में था, उस पर कब्जा कर लेता है। हुमायूं बोलता है चल भाई, भाइये के पास में है, कोई बात नहीं। लेकिन हुमायूं को इससे नुकसान होता है। ये
कामरान का विद्रोह या बगावत हुमायूं के लिए पहला चुनौती बना। क्या चुनौती बना? तो हुमायूं को अब पश्चिम से जो संबंध था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर उसको कल को बदखंसा और समरकंद से जो उसका मादरे वतन है उधर से कोई हेल्प मांग होता तो अब बंद हो गया, क्योंकि बीच में कामरान अधिकार कर लिया। लेकिन एक फायदा भी हुआ हुमायूं को फायदा ये हुआ कि अब पश्चिम से जो आक्रमण या इन्वेजन होता उसके लिए वो निश्चिंत हो गया। उसको लगा चलो भाई ये का ना राज्य है, भाई अपना देखेगा समझेगा, इधर संकट आएगा तो हम समझ लेंगे। तो पहला चैलेंज यहीं से हुमायूं का शुरू हुआ। सबसे पहला उसके परिवार के द्वारा ही, यानी कि यहीं से, घर से ही इसका जड़ की खुदाई शुरू हो गई। क्लियर है यहां तक? हम लोग पॉलिटिकल करियर की बात कर रहे हैं, राजनीतिक विकास की बात कर रहे हैं कि इसके राजनीतिक जीवन में क्या क्या उपद्रव हुआ है। जैसे राहुल गांधी सबसे पहले चुनाव लड़ा, बेचारा अमेठी से जीत गया, उसकी बुलंदी पे मनोबल बुलंदी पे चले गया, फिर बाद में हार भी गया, फिर दूसरे जगह चले गया वायनाड में, अब वहां से फिर अपना करियर शुरू कर रहा है लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए। तो ये राजनीति में चलता है, एक आता है तो दूसरा जाता है, ये चलते रहता है। तो हुमायूं के साथ भी यहां से चुनौती शुरू हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का मैटर चलो सॉर्ट आउट हो गया। पश्चिम का टेंशन इसका खत्म हो गया। पश्चिम उसके भाई के कब्जे में है, इसको कोई टेंशन नहीं है। भले ही उधर से सपोर्ट नहीं मिले, मध्य एशिया से आक्रमण भी नहीं होगा, निश्चिंत हो गया। अब ये इधर ध्यान दे सकता है, भारत में विशेष करके ध्यान दे सकता है। याद रखिए हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान अफगानिस्तान सब भारत का ही हिस्सा था, कोई अलग नहीं था। ठीक है। दूसरा समस्या इसका शुरू होता है, ये अब अपना पॉलिटिकल एम्बिशन को जगाता है, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करता है। भाई का समस्या को साइड में रख देता है, बोलता है यार भाई के जो कर रहा है करने दो। अब पहला ये शुरुआत करता है 1531 में। ये ईयर आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं वो जरूर याद रखेंगे, जो मेंस हिस्ट्री से देंगे, जिनका ऑप्शनल पेपर होगा वो थोड़ा सा याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ईयर नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतिहास में हजारों साल है, हजारों ईयर है, हजारों वर्ष है। प्राची शर्मा आपको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो पहला जो ये इसकी जो पॉलिटिकल एम्बिशन जागृत होती है और उस पर विजय हासिल करने की कोशिश करता है, वो होता है कालिंजर। ये बुंदेलखंड में था कालिंजर राज। ये दुर्ग भी था, एक बहुत विशाल दुर्ग था यहाँ पर। अब यहाँ पे पहली बार आक्रमण करके अपना पॉलिटिकल वैलिडेशन या आप कह सकते हैं वैधता बनाता है। भारत में ये मैसेज देना चाहता है कि हम हुमायूं हैं, हम बाबर के वंशज हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, हम किसी भी राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। तो आगरा से ये बुंदेलखंड आता है, बुंदेलखंड आकर के कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण करता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, जो आपको बताए थे, आलसी बहुत था, जहां जाता था वो इधर ठसक के बैठ जाता था। यहाँ पर 3 महीना बैठे रह गया, कालिंजर के दुर्ग में आया और 3 महीना यहाँ बैठे रह गया कि आक्रमण किया जाएगा ना, तब तक भोग विलास में मस्त है। जैसे राहुल गांधी सीजनल पॉलिटिशियन है, जब चुनाव होता है या उसको कहा जाता है तो एक्टिव होता है, अदरवाइज वो अपना इटली सिंगापुर ये सब घूमते रहता है। सेम सिचुएशन इसके साथ भी है, जहां जाता है वहीं मौज मस्ती में लग जाता है, क्योंकि इसका व्यक्तित्व आपको पता ही है बेचारा का कैसा है, ढीला ढाला व्यक्तित्व का आदमी है। 3 महीना यहाँ पे किया। अब इधर ये 3 महीना तक वेट कर रहा है कि आक्रमण करेंगे, विजय करेंगे। तब तक पता चलता है कि जो इब्राहिम लोदी का भाई था, क्या नाम था उसका, याद है? अगर वो तो चाचा था, अगर कोई बता देगा तो मान जाएंगे कि हाँ इतिहास आप लोग पढ़ रहे हैं। कामरान इब्राहिम लोदी का भाई था, महमूद लोदी। ये कौन बोला? ये महमूद लोदी सबसे पहले कौन बोला? वो हाँ एजाज बोला, बहुत अच्छा। तो ये है इतिहास का पहचान, इतिहास पढ़ने वाले। ये कुछ है नहीं, खाली नाम याद रखना है बस। इतिहास में लड़के पगला इसीलिए जाते हैं, उनको नाम ही याद नहीं होता है, याद तो रखना पड़ेगा। नाम ही तो पूरा सब कुछ डिसाइड। ईयर ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, ईयर ज्यादा इतिहास में आपसे ईयर नहीं पूछे जाते हैं। ईयर क्रम सीक्वेंस याद रख लो, एक का सीक्वेंस याद कर लो। जलाल का नहीं, महमूद लोदी। हाँ। तो महमूद लोदी यहां पर क्या किया कि यहीं पर पटना में क्या होगा?
किसने किसने उपाधि ली थी बाबू महमूद लोदी की? बोलो। चलो हटाओ, तेरा कंफ्यूजन है। जलाल खां को कहां से कहां उठा के आप कुछ दिन में कुतुबुद्दीन ऐबक भी पैदा करेगी तुम। हटाओ, अस्थिर से रहो, ठीक है? कंफ्यूज है तुम, उसको बाद में हम लोग बात करेंगे। तो महमूद लोदी यहीं पर है, जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है, और उसका चाचा भी जिंदा है आलम खां। ये दोनों के दोनों अभी भी नहीं माने हैं। हुमायूं को उनको भगाना है। मिशन ही है कि इन मुगलों को भगाना है। ये हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है। तो इसीलिए महमूद लोदी इधर जब कालिंजर के अभियान पर था तो 3 महीना यहां वेट कर दिया। होना यह चाहिए था कि आया, आगरा से आक्रमण करे, विजय करे, जाए वापस उस पे अपना डोमिनेशन या प्रभुत्व स्थापित करके। तो ये 3 महीना यहां बैठ गया। इधर क्या हुआ कि पटना में महमूद लोदी अपने आप को आगरा का या हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर दिया। ले भाई, कि महमूद लोदी का पूरे भव्य तरीके से सुल्तान घोषित कर दिया गया कि भारत का सुल्तान महमूद लोदी है। अब इधर एक कलिंजर में बैठा हुआ है, इधर पटना में इसको सुल्तान घोषित कर दिया गया। अब इसका दिमाग खुला कि अरे यार ये क्या हो रहा है। अब ये नींद से जगा। जैसे राहुल गांधी चुनाव एक आध को हारता है तो जगता है कि हम जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब ये जगह है। अब यहाँ पे समझौता कर लिया इसके साथ। यहाँ का शासक है प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र इसके साथ समझौता करके वापस चलता है अब महमूद लोदी से पंगा लेने की, महमूद लोदी को हराया जाए। तो सबसे पहला पॉलिटिकल मिशन जो शुरू हुआ हुमायूं का, वह है कालिंजर अभियान। अब ये खाली नाम याद रखना, तिथि याद रखना, 1531, ठीक है? कालिंजर अभियान में क्या हुआ? समझौता किया गया। समझौता करके प्रताप रुद्र ने इसकी संप्रभुता स्वीकार कर ली और समझौता के तहत ये वापस चले गया। कहा गया? अब यहाँ पे महमूद लोदी पटना में जो स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया है, उससे निपटने के लिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरा। तो पहला कंप्लीट हुआ मिशन। पहला मिशन कलिंजर का, कलिंजर फतह हो गया। पहला राजनीतिक उपलब्धि हुआ हुमायूं का, कलिंजर का फतह, ठीक है? अब इसको आना है यहां पे। अब ये क्या किया है महमूद लोदी? पटना में सुल्तान बनने के बाद ये पहुंच गया है जौनपुर, पूर्वी यूपी। और जौनपुर में जो छोटा सा राजा है, सुल्तान है, उसको भगा करके वहां पे कब्जा लेता है। अब ये इधर लड़ रहे हैं और ये अब इधर से पहुंच रहा है, चाह रहा है कि हम आगरा पहुंच जाए। याद रखो, हुमायूं जब जिधर लड़ने जाएगा, दूसरी ओर से उसके आगरा और दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की जाती रहेगी। और बेचारा फिर भाग करके आगरा जाएगा, फिर दिल्ली जाएगा उसको बचाने के लिए कि कहीं आगरा अब अगर राजधानी कब्जे में हो गया तो फिर आपका सब कुछ खत्म हो गया। राजधानी फतह देन सब कुछ फतह। आपका जैसे घर कोई छीन लिया तो फिर आपके पास क्या बचा? तो इसका पहचान ही था आगरा और दिल्ली, जो कि पूरे मुगल शासन का या लंबे समय से दिल्ली सल्तनत से लेकर के अभी तक से भारत की सत्ता का धूर या केंद्र था दिल्ली और आगरा। और अगर उस पर किसी का सत्ता हो गया दिन पूरे भारत का। आज भी दिल्ली केंद्र है। दिल्ली पर जिसका फतह, यानी कि राजधानी जिसके कब्जे में, पूरा भारत कब्जे में। लोकसभा के चुनाव के द्वारा वहां पे फतह किया जाता है। तो जो राजधानी में बैठ के वहां का प्रधानमंत्री बन गया दिन पूरे भारत का प्रधानमंत्री, कितना भी राज्य में आपका कोई भी हो, क्योंकि वहां पे 3 चीज उसी के कब्जे में, फिनांस, फॉरेन रिलेशन, डिफेंस और सूचना। ये 3 चीज उसके कब्जे में है। इसके माध्यम से आपको जब चाहेगा तब तबाह नष्ट कर देगा, चाहे आप किसी भी कितने भी शक्तिशाली राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना हो। तो दिल्ली यहाँ पे फतह हमेशा इसके लिए खतरा रहा, दिल्ली और आगरा, क्योंकि ये 2 राजधानियां थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इधर बेचारा पाटलिपुत्र में सुल्तान घोषित करने के बाद इधर एक कन्नौज भी पहुंच जाता है और कन्नौज को फतह कर लेता है। अब ऐसी स्थिति में हुमायूं नींद से जगता है और चलता है महमूद लोदी से पंगा लेने। और कन्नौज के पास ही एक जगह है दौराहा, यहीं पर इसका महमूद लोदी के साथ संघर्ष होता है। समझ में आया? कन्नौज कर रहे हैं जौनपुर के पास, ठीक है? जौनपुर लखनऊ के पास गोमती नदी के किनारे।
गोमती नदी के किनारे, याद रखो ये दौराहा। ये मेंस में जो हिस्ट्री मेंस ऑप्शनल वाले लोग हैं, ये जो साइट है, ये साइट का नाम याद रखना है, क्योंकि आपको मैपिंग में पूछा जाता है कि फलना जगह की ऐतिहासिकता क्या है। तो दौराहा ये गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ के पास। यहीं पर दौराहा में हुमायूं और महमूद लोदी, गोमती ठीक है, दौराहा DOURAHA, दौराहा, ठीक है। तो दौराहा के पास इन दोनों का संघर्ष होता है। यहां पर महमूद लोदी बेचारा हार जाता है और हार करके भाग जाता है, और भाग करके वो दक्षिण की ओर चले जाता है, उड़ीसा में चले जाता है। अब यहां पर इसकी दूसरी फतह हो गई। तो दूसरा राजनीतिक उपलब्धि हुआ दौराहा विजय 1532 में। तो 31 में है, 32 में है, क्लियर है। अब हुमायूं का मनोबल एकदम आसमान पे है, याद। हाँ, कलिंजर 1531, एक नहीं 31, 1531, 1532, ये सीक्वेंस से आप इसको याद रखिएगा। बस कुछ इसमें कुछ बारीकियों को याद नहीं रखना है कि कौन लड़ा, कौन सेनापति, वो सबसे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ सीक्वेंस याद रखिए, और यहाँ पे जो गलती कर रहा है हुमायूं उसको याद रखिए। आपको यही सब मेंस में लिखना है, उसकी बारीकियों को, उसकी टेक्निकलिटी को नहीं, बस मोटा मोटी उसने किया क्या है ये देख लेना है। ये क्या गलती कर रहा है, गलती किया यहाँ पे, क्या गलती किया था, 3 महीना तक आराम करता रहा, 4 महीना तक। पहला गलती, यानी कि राजनीति ये सबक देता है नरेंद्र मोदी क्यों विजित होते हैं हर एक राज्य, हर एक चुनाव, क्योंकि वो चुनाव जीतते हैं और अगला मिशन में उसी अगले दिन से लग जाते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट को भी यही करना चाहिए। पीटी में नहीं हुआ, अगले दिन से पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी। मेंस हुआ लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ, अगले ही दिन से मेंस की फिर से तैयारी और पीटी की तैयारी। ये मैसेज देता है कि आपको आराम हराम है तब तक जब तक आपको मंजिल हासिल नहीं हो जाता। ये आपको मैसेज देता है। तो इसलिए इतिहास के हर एक सबक को सिर्फ ऐसे मत समझिए कि वहां पे ऐसे हुआ था। अभी तक से आप लोग इतिहास ऐसे ही पढ़ते आए हैं, पढ़ लेते हैं और बोझिल बना लेते हैं, सर में आपको मुकुट चढ़ा दिया जाता है कि आप इतिहासविद हैं। लेकिन इतिहासविद को पता ही नहीं है कि इतिहास का उपयोग कहाँ करना है, कहाँ हमको सीखना है। आपको हुमायूं सबक दे रहा है कि भाई संघर्ष के दौरान आराम हराम है, जब तक से मिशन सक्सेस ना हो तब तक से आप चैन से मत सोइए। हमको याद है हम लोग जब इंटरव्यू देकर के आते थे यूपीएससी का, उसी दिन हम लोग डीवीडी और वीसीडी मिलाकर मंगा करके मुखर्जी नगर में सिनेमा देखते थे। नहीं, उससे पहले हम लोग का साल कब त्योहार आता था, कब क्या होता था पता ही नहीं चलता था। हम लोग का वही दिन सेलिब्रेशन 2 बार। उसी समय हमारा, हम 2009 मेरा लास्ट इंटरव्यू था, उसी समय हम लोगों का तीज त्योहार मनता था, वही दिन इंटरव्यू के बाद। नहीं तो उसके बाद कोई चैन नहीं था। तो हुमायूं ने दूसरा उपलब्धि हासिल किया, इसका मनोबल पूरा हाई हो गया। इसको लगा कि भाई जो है सो अब हम ही है। लेकिन हैंग करेगा, बंद कर ले बच्चा, ऑडियो म्यूट कर लो, ठीक है। अब चलिए आते हैं, अब ये कन्नौज विजिट कर लिए भैया, जौनपुर विजिट कर लिए, अब इनका मनोबल हाई है। अब यहीं पे बैठे हुए हैं बिहार में शेर खां, अफगानी सरदार, जो अपने आप को सिद्ध करने में लगा हुआ है कि हम जो है सो हम ही है, हुमायूं को देख लेंगे। अब ये क्या करता था, ये बड़ी सातिर आदमी था, बिहारी आदमी था तो थोड़ा सातिर था। ये क्या करता था, हुमायूं को इधर सुलगा देता था, पिनका देता था, हुमायूं उधर उलझे हुए, तब तक दूसरे तरफ जा करके ये अपना लूटपाट करके ले आता था। बहुत चालाक आदमी था हुमायूं, उससे इसीलिए बोल सूरवंश का दरअसल उसका पिता एक छोटे से जागीरदार थे, जमींदार थे, वहीं से उसका पॉलिटिकल करियर, उसका अलग से हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। शेरशाह अकबर का गुरु था। अकबर जो इतना महान बना ना, मुगल वंश का चमकता सितारा कौन, जो लोकप्रिय सितारा कौन नेशनलिस्ट राष्ट्रीय बादशाह कहला है, अकबर। तो अकबर का हिडन गुरु अगर कहा जाए, जैसे एकलव्य का हिडन गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य। भले द्रोणाचार्य सामने आकर के कुछ नहीं सिखाए हो, लेकिन एकलव्य ने दूर बैठ करके सीखा। उसी तरह से
अकबर को सब कुछ सबक जो सिस्टम डेवलप करके दिया गया, जो शेर शाह ने शासन करने की जो एक एग्जाम्पल सेट किया, जो स्टैंडर्ड सेट किया, अकबर सिर्फ और सिर्फ उसी को फॉलो किया है और उसी में महान बन गया है। क्योंकि लंबे समय तक किया तो लोकप्रिय हो गया, ग्राउंड लेवल पर उसकी स्कीम, उसकी योजनाएं ग्राउंड लेवल तक लागू हुई, इसलिए अकबर महान हो गया। अशोक से तुलना की जाने लगी कि अशोक महान की अकबर महान। तो शेर शाह को प्रेरणा मिली अशोक से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, समुद्रगुप्त से, और अकबर को मिला शेर शाह से। तो ये प्रेरणा मिलता है इतिहास में। जैसे कि नरेंद्र मोदी को प्रेरणा मिला आडवाणी से और वाजपेयी जी से, और आज दोनों मिलकर के टकले और दाढ़ी वाले बाबा राज कर रहे हैं देश पे। दो ही लोग हैं, एक छोटा सा एक बड़े। तो अटल जी तो उनके गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु हैं। गांधी के गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु। वेरी गुड, स्मार्ट हो गए हैं आप लोग। तो चलते हैं हम लोग तीसरा इसका विजय देखते हैं। तो तीसरा जो कहानी है इनका चौसा का चुनार फतह। चुनार यूपी में है, बनारस के पास है, और यहां से जो लाल रंग का बलुआ पत्थर मिलता है, जिससे आपका बना हुआ है दिल्ली का क्या बना हुआ है? लाल किला, लाल रेड फोर्ट। हाँ, तो ये चुनार जो है शुरू से ही अपने रेड लाइम स्टोन के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक किला था, चुनार का किला। ये चुनार का फोर्ट जो था, अब हम लोग तीसरा पॉलिटिकल अचीवमेंट देख रहे हैं हुमायूं का। आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, जो ऑप्शनल वाले हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि राजनीति में या मुगल साम्राज्य के विस्तार में हुमायूं की क्या योगदान रही, या कौन सी हुमायूं की भूलें थी जो मुगलों को लंबे समय तक राजनीति से विमुख कर दिया, सत्ता से विमुख कर दिया। तो आप क्रम से इसको समझते रहिए, इसके कमियां को, इसके पॉजिटिव इनिशिएटिव को, पहल को देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। तो तीसरा जो है ये है चुनार का किला। चुनार दरअसल बनारस के पास है और ये लाल बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है। और यहाँ का जो किला है उसको पूरब का द्वार भी कहा जाता है। यानी अगर किसी सुल्तान को, बादशाह को या राजा को प्लीज अपना मेरा वीडियो को आप पिन कर लो, मेरे वीडियो को आप पिन कर लीजिए। आप सभी लोग, दूसरे का दिखेगा ही नहीं, सिर्फ मेरा दिखेगा। क्लियर है? इतना दिन से आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इतना तो समझ होना ही चाहिए। मेरे वीडियो को आप पिन कर लीजिए, सिर्फ मेरा वीडियो दिखेगा और किसी का नहीं दिखेगा। तो चुनार जो है यह है पूर्व का द्वार कहलाता है। यानी कि भारत के पूर्वी हिस्से को अगर विजिट करना है किसी को, तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि पड़ाव है। यहीं पे अपना सेना रखिए, यहीं पे अपना रसद रखिए, यहीं पे अपना तोप रखिए, जो भी रखना है रखिए इसी किला में, और जब मन करे यहां से लेकर के बंगाल तक फतह कीजिए और वापस आ जाइए। इसीलिए जो भी विजेता मध्यकाल में पूरब का विजय करना चाहता है, उसको सबसे पहले चुनार का किला विजिट करना पड़ेगा। और अगर किसी को पश्चिम का विजय करना है, तो उसको भी चुनार का किला फतह करना पड़ेगा। क्योंकि यहीं पे रसद रखिए, यहीं से इधर, यहीं से इधर, यहीं से इधर चले जाइए। आज भी जैसे अमेरिका क्या करता है, अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक करना है, देन पाकिस्तान में अपना बनाता है ना बेस। चाइना सागर में, चीन सागर में अगर करना है तो यहां पे अपना बेस बनाएगा। तो ये बेस था, स्ट्रेटेजिकल बेस, सामरिक स्थल। अगर आप इसको फतह कर लेंगे, देन पूरब का फतह कर लेंगे। तो इसको लेकर के पहली बार शेर शाह के साथ इसका पंगा शुरू हुआ, यहां पे आमने सामने होना शुरू हुआ। शेर शाह बहुत कुटिल है, बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। उसको पता है कि मुगल बहुत शक्तिशाली है। अभी जब इन छोटे छोटे राज्यों को विजिट कर ले रहे हैं, तो उसकी क्या विशाखा है। ये अभी नया नया खिल ही रहा है, अभी आप पार्टी की तरह है। एक दिल्ली का फतह किया ही है और अब पंजाब में जीत गया है। तो इसी तरह से ये अभी बिहार में थोड़ा सा सत्ता हासिल किया है और धीरे धीरे अपने शक्ति और अपने प्रभाव विस्तार कर रहा है। इसको डर है कि कहीं सीधे पंगा ले लेंगे तो उखाड़ के फेंक देगा। तो इसने 1532 ईस्वी में ही हुमायूं पहुंच गया चुनार। अब यहां भी देखो बेवकूफी कर रहा है, यहां भी आकर के आराम से 6 महीना बैठा है। ले 6 महीने तक आकर के बैठे रह गया, यहाँ पे घेर करके बैठे। अरे आया है यार, आक्रमण करो, किला फतह करो।
हुमायूं शेर शाह इसका एक्टिविटी, इसका व्यक्तित्व जानता था कि राहुल गांधी है, जैसे नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कितना उछलेगा, तो ये जानता था। तो ये क्या किया कि इनको उलझाए रखने के लिए अपना बेटा को, इनको उलझाए रखने के लिए कुछ सैनिक इसमें डाल दिया और अधिकारी को अपना रख दिया। अब ये लगे हुए हैं, उनको लग रहा है कि शेर शाह इसी में छुपा हुआ है और उसका बेटा कुतलुक खां भी इसी में है। लेकिन वो क्या किया है कि यहीं के बनारस की पहाड़ियों में अपने बेटा को खड़ा कर दिया सेना लेकर के इधर, कि जैसे ही अंदर घुसेंगे अटैक करेंगे, इनको वहीं पे घेर के ठोक दिया जाएगा। लेकिन जब इसको पता चलता है हुमायूं को कि ऐसा ऐसा बात है, 6 महीना इसका व्यक्तित्व अजब तरह का पूरे इतिहास में, तो फिर जाता है किसी तरह से अपना ये करके फतह करता है सिंबॉलिक रूप से। लेकिन यहाँ पे शेर शाह थोड़ा सा चालाक, शुरू से ही चालाक। जब ये फतह कर लिए तो शेर शाह को ऑफर दिया गया कि भाई आप बात कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। शेर शाह बोला हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम मुगलों से पंगा लें। उसने दुहाई भी दी कि हम आपके पिता के साथ मेरा अच्छा संबंध था, हम उनको मदद किए थे, तो समझौता कर लिया जाए। तो यहां पर हिंदू बेग ने मिल करके शेर शाह के साथ समझौता करा दिया। शेर शाह बोला कि ठीक है, हम आपकी संप्रभुता मानते हैं, जो है सो आप ही हैं। और इसके एवज में उसने अपने बेटा को कुतलुक खां को शेर शाह हुमायूं के साथ भेज दिया आगरा कि चले जाओ, सेना लेकर के कुछ सेना दे दिया कि भाई मेरा बेटा आपके पास गिरवी रहेगा, हम इधर कुछ भी उत्पात नहीं करेंगे, आपकी संप्रभुता यहाँ बनी रहेगी, हम आपके अधीन होकर के काम करेंगे, हम अपने छोटे से रियासत में। हुमायूं का सीना चौड़ा हो गया कि चलो ये भी अफगानी को विजित कर लिए और आ गया आगरा में। और आकर के अब आगरा में आ रहा, बोलो अभी हम वहां पे गए कहां बच्चा, अभी हम वहां पे पहुंचे हैं। वो बाद की बात है, अभी आएगा, अभी अस्थिर से रहो, हम समझ रहे हैं, कंफ्यूज मत हो। अभी हम लोग चौसा में नहीं पहुंचे हैं, न तो बिलग्राम ही पहुंचे न चौसा पहुंचे। अभी चुनार में है, यूपी में, चौसा है बिहार में, ठीक है। अभी आप यूपी में घूमिए। तो यहाँ हाँ, चुनार भी जीत करके वापस आगरा चले गया हुमायूं। उसको लगा कि चलो भाई हम जीत लिए पूरा, शेर खां भी हमारे अंदर में आ गया, हम संप्रभु हो गए, डोमिनेंट हो गए, अब मेरे को यहाँ पे पूरे भारत में चुनौती देने वाला कोई नहीं है। याद रखिए यहाँ पे उसको दक्षिण में कुछ भी उसको समझ नहीं है कि दक्षिण में क्या हो रहा है। दक्षिण के राज्यों से उसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है सिया समुदाय का शासन है, जो 5 राज्य हैं। तो इधर से आपको अभी इसको कोई टेंशन नहीं है। इसको पता है कि जब हम उत्तर का फतह कर लेंगे तो दक्षिण हमसे आराम से कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पर जिसका नियंत्रण अस्थायी हो गया तो पूरे भारत पर नियंत्रण कर सकता है। 1532 में उसने चुनार को फतह किया और वापस चले गया। गारंटी के रूप में उसने शेर शाह के बेटे को अपने साथ भी ले गया। समझ में आया यहां तक? तो तीसरा फतह हुआ चुनार का। क्लियर हो गया? चुनार फतह भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यही क्रम से बस आपको लिखना है मेंस में या कहीं भी, कॉन्सेप्ट इतना ही आपको याद रखना है और कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है। इसी को लिख दो, 150 क्या 1000 वर्ड में लिख दोगे अगर पूछ देगा तो। अगर आप, लेकिन आपको कॉम्पैक्ट लिखना है, कॉम्पैक्ट लिखना है, वो हम लोग मेंस आंसर राइटिंग में बताएंगे। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब चौथा जो चुनौती आता है इसके पास, अब ये 1500 बोलो, सब बताएंगे बच्चा, क्यों परेशान हो रही है? कौन बोल रहा है? अच्छा, प्रीति शर्मा। ठीक है, ठीक है प्रीति, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अब चौथा बारी आती है गुजरात की। म्यूट करो अपना, माइक ऑफ कर लो प्लीज, माइक ऑफ कर लीजिए अपना। ये टॉपिक आज भी क्लियर नहीं होगा, हमको पता है, या तो 1 घंटा और लगेगा, 10 बजेगा। माइक ऑफ करो अपना प्लीज। ये कौन बच्चा है, कौन नाम मुराद है? हाँ, पंकज तो हम ही है यार। मेरा नाम किसको किसको नहीं पता है? सबको पता है ना, मेरा नाम पंकज पांडे है। ठीक है, चौथा विजय है गुजरात का यहां पे। अब यहां पे एक शासक है बहादुर शाह।
अब हम लोग बात कर रहे हैं चौथा फतह। याद रखना है 1531 से लेकर के 1536 तक का जो टाइम है, ये हुमायूं के जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड है। जहां जाता है वहीं पे फतह हासिल हो जाता है, लेकिन उसके बाद से इसका पॉलिटिकल करियर डाउनफॉल हो जाता है। तो ये बात है गुजरात फतह का। अब यहाँ का कहानी क्या है? यहाँ का कहानी भी गजब का है। यहाँ पे जो शासक है बहादुर शाह, ये क्या करता है कि ये जो आसपास का एरिया है, जैसे ये मारवाड़ का क्षेत्र, राजस्थान का मारवाड़, मालवा का क्षेत्र, इधर बीदर और बरार का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में वो आक्रमण करके विजय हासिल करना शुरू करता है, अपना प्रभाव शुरू करता है। काहे के लिए भाई? ताकि एक समय आए ताकि हम आगरा और दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले सकें। दूसरी ओर ये भी अफगानी है, इधर शेर शाह के साथ ये दोनों मिलकर के आपस में समझौता कर लेता है कि अगर गलती से इधर मेरे तरफ ये आक्रमण करे हुमायूं, तो तुम इधर से आगरा और दिल्ली पहुंच के कब्जा कर लेना। इधर ये कहा था कि अगर तुम्हारे तरफ जाएगा तो तुम इधर चले जाना। ये दोनों में बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था। डिसाइड करके रखा गया था कि मुगलों को यहां से खदेड़ना है तो खदेड़ना है। तो इसने क्या किया कि अपना प्रभाव बनाना शुरू किया। अब ये प्रभाव बनाने के क्रम में इसने मारवाड़ पर भी आक्रमण कर दिया, और मेवाड़ पर भी आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। और वहां पे वहां की रानी, कौन थी रानी? राणा संग्राम की पत्नी, राणा सांगा की पत्नी कर्णावती थी। यहां पे कर्णावती थी, आप यहां पे लिख लीजिए कर्णावती। कोई तिथि विथि याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखो 1535 की बात है, बस इतना ही याद रखो, ईस्वी याद रखने की जरूरत नहीं। वो राजस्थान स्पेशल पीसीएस देने जाएंगे तो वहां पे उतना ईस्वी याद रखना है। तो इसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस रानी कर्णावती ने हुमायूं को संदेश भेजा आगरा कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, लेकिन हुमायूं ने इसकी ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। हुमायूं को चाहिए था कि आप भारत के हुक्मरान हैं, आगरा के और दिल्ली के हुक्मरान हैं, और छोटे से क्षत्रप आपसे मदद मांग रहा है, तो आपको आगे बढ़ करके मदद करना चाहिए ना, ताकि आपकी प्रभुसत्ता, आपकी संप्रभुता स्वीकृत हो हर एक जगह। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज युद्ध से ही जीता जाए।